Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by श्री राम सर। सो बच्चों, हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू को प्रॉब्लम्स कर रहे थे टू प्रिपेयर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। और इसमें अब हम जो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं दैट आर बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों एक चीज़ हुई क्या मेरे साथ कि इसमें कि मैं रिकॉर्ड तो कर रहा था, मैंने 2-3 क्वेश्चन ये रिकॉर्ड कर दिए थे, मतलब सॉल्व कर दिए थे, बट रिकॉर्डिंग ऑफ थी तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। दैट्स वाई मैं अब इनको क्या है कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑन करके, बट ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग हो जाएगी। मतलब मैं इसको लिखूँगा नहीं, केवल आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे कैसे इसको स्टेप्स में सॉल्व किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं बच्चों इसको। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो हम इसको चार्ज का वैल्यू यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। 2 माइक्रोकूलम चार्ज हमें गिवन है, सो वी हैव रिटन दिस वैल्यू ऑफ चार्ज। तो हमने चार्ज का वैल्यू नोट डाउन कर लिया 2 माइक्रोकूलम। इसको हम बना देंगे कूलम, तो माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 डाल दिया। तो बच्चों हमने ये चार्ज का वैल्यू, मास इज़ 1.6 ग्राम, तो 1.6 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम बना लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया। वेलोसिटी है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो ये हमने वेलोसिटी इसकी लिख दी इनिशियली। एट इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ये एंटर करता है इस वेलोसिटी से, किस में एंटर करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है जिसका वैल्यू है 80 आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में भी है। तो ये इस फील्ड के अंदर बच्चों क्या करता है, एंटर करता है। अच्छा आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के इस जो इक्वेशन लिखा है इसमें कहीं पे टाइम नहीं आ रहा, कहीं पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा, कहीं पे आर नहीं आ रहा, ना टी आ रहा है, ना कहीं एक्स वाई जेड आ रहा है, ना कहीं आर आ रहा है, कोई भी वेरिएबल यहाँ नहीं आ रहा। मतलब ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड है। अब यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट फील्ड कांस्टेंट फोर्स एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट करता है। तो वेलोसिटी 5 सेकंड पे बच्चों हमसे पूछी है, तो हमसे क्या पूछा इन्होंने, टी इक्वल टू 0 पे हमें ये दे दिया था वेलोसिटी, टी इक्वल टू 0 पे हमें वेलोसिटी दे दी इन्होंने, और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इन्होंने, और हमसे 5 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लें। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज़ नेट फोर्स डिवाइड बाई मास। अब नेट फोर्स जो है वो क्या है, जो पार्टिकल पे नेट फोर्स में यहाँ पे 2 फोर्स लग सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटी, बट ग्रेविटी बहुत कमज़ोर होता है इलेक्ट्रिक से तो उसको हटा देंगे, तो नेट फोर्स सिर्फ क्यू ही रह जाएगा, और मास है इसका m। तो यहाँ पे हमने q का वैल्यू डाल दिया 2 माइक्रोकूलम का, और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया 80I + 60J, और मास लिख दिया 1.6 × 10⁻³ kg। ये हमने सॉल्व किया, पावर्स हमने कैंसिल करी, -6 -3 तो -3 आ गया, और हमारे पास में यहाँ से डेसिमल हटा दिया हमने, तो ये 20/16 हो गया, मतलब 5/4 × 10⁻³ हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 80 से भी और 60 से भी, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 5/4, तो ये आ गया 20 × 5, मतलब 100 × 10⁻³, और ये आ गया 4 से इसको काट दिया तो ये आ गया 15 × 5, 75 × 10⁻³। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमने सिंपल फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, वेक्टर इक्वेशन। बच्चों ये ध्यान रखें कि ये जो इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी है उनको वेक्टर ही लेना है। तो u का वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पे, a का वैल्यू जो हमने निकाला ये 10⁻³ × 100 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये हमने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। अब फिर हमने क्या किया, इनटू टाइम, v इक्वल टू u + at, टाइम का वैल्यू 5 डाल दिया, और फिर अब जब हमने क्या किया, इसको टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर दोनों से, दोनों कंपोनेंट से, तो ये एक आ गया 5 × 10⁻⁻1, और दूसरा आ गया 75 × 5, 375 × 10⁻³ अब ये बेसिकली हमारे पास आ गया 0.5 आई कैप, और ये आ गया 0.375 जे कैप। तो और साथ में ये तो आए गए दोनों, प्लस 4 आई कैप भी है, तो अल्टीमेटली 4 आई कैप प्लस 0.5 आई कैप प्लस ये, तो अब आई वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया 4 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप। तो ये हमने 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी निकाल ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 प्लेट्स हैं, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो ऊपर हो गया +y, नीचे हो जाएगा -y, तो ऊपर +j कैप डायरेक्शन ले लेंगे, नीचे -j कैप डायरेक्शन आ जाएगी।
अब पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ किया है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देखो यहाँ रेस्ट से रिलीज़ किया है इन्होंने, तो रेस्ट से रिलीज़ किया तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट, फील्ड किधर है ऊपर, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगता है नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो ये प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियली यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं और ये वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैंने एस वाई लिख दिया बच्चों इसको। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 1.5 सेंटीमीटर को मीटर बना लिया, और किधर है, नेगेटिव वाई की तरफ नीचे, तो -j। अब देखो बच्चों, दूसरी बार में इन्होंने क्या किया कि फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, क्योंकि प्रोटॉन पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। अगर मैं मान लो कि फील्ड को ऊपर रखूंगा और यहाँ प्रोटॉन रख दूंगा, तो प्रोटॉन पे तो ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर तो प्लेट से टकरा जाएगा। तो फील्ड की डायरेक्शन उन्होंने क्या कर दी, रिवर्स कर दी, नीचे कर दी फील्ड की डायरेक्शन। और फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और दूसरे केस में प्रोटॉन है। तो इन्होंने ये डायग्राम क्लियर सही नहीं है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ये डायग्राम में जब फील्ड आप रिवर्स कर रहे हैं तो चार्ज भी तो चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा। तो यहाँ वाली प्लेट को पॉजिटिव दे दिया और इस वाली प्लेट को नेगेटिव, तो अब फील्ड की डायरेक्शन हो गई रिवर्स। अब क्या है, प्रोटॉन को रिलीज किया, प्रोटॉन पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो प्रोटॉन भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ नीचे ट्रेवल करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ट्रेवल कर रहे हैं, बट क्या इनके एक्सेलरेशंस भी सेम होंगे, और कितना टाइम लगेगा हमसे ये पूछा है कि टाइम हमें इनके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, प्रोटॉन को कितना लगेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, वाई डायरेक्शन, मैंने इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसको वाई डायरेक्शन मान लिया, जे और ऊपर वाले को जे, नीचे वाले को -j लेके मैं काम कर रहा हूँ। अब इसमें बच्चों क्या करना है, सारी चीज़ें अपने लिख ली। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनके लिए मास और चार्जेस को लिख लेते हैं। तो ये प्रोटॉन है, इसके मास चार्ज हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के भी। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन का समझा देता हूँ आपको। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -e होता है, मतलब -1.6 ई का वैल्यू डाल दिया, ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रॉन वाले केस में ऊपर की तरफ है, 2 इंटू 10⁴ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किधर है, ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो जे कैप में है। नाउ डिस्प्लेसमेंट किधर है, इलेक्ट्रॉन का फील्ड के अपोजिट नीचे, तो 1.5 सेंटीमीटर, इसको मैं वाई भी बोल सकते हो आप, एच भी बोल सकते हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ दे रहे हैं इसको, तो डिस्प्लेसमेंट -j में है। इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, और वाई में ही होगा, बिकॉज देयर इज अ फोर्स एंड फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई वाई इंटू मास, फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स में मास। अब चार्ज कितना है, क्यू का वैल्यू विथ साइन डालेंगे, -e, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, मतलब 2 इंटू 10⁴ है, बट किधर है इस केस में, ऊपर है, +j में, अपॉन मास। तो ये हमारे पास में E इंटू ई अपॉन एम, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, और -j केप आ गई डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो E, M और E ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब जब वैल्यू डाल के सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे भी आप देखें तो -e का वैल्यू डाला, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10⁴ किधर है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन वाले केस में, जे कैप में है, तो ये, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये माइनस साइन जे कैप के पास चला जाएगा, तो ये डायरेक्शन आ गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक्सेलरेशन, और इस डाटा को आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू भी आ जाएगा। सेम हम यही काम प्रोटॉन के लिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन का मास चार्ज तो प्लस ही होता है, उस केस में फील्ड तो रिवर्स कर दिया ना डायरेक्शन, तो फील्ड पहले जे कैप में था, अब कर दिया -j में, और मास किसका आएगा, प्रोटॉन का आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस साइन जो है वो जे कैप के पास रहेगा, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गया, मतलब अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड ये आ गया, और बच्चों दूसरा वाला डायरेक्शन -j में आ गया। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिए, और वैल्यू पुट करके हमने प्रोटॉन का एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। ये प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है। अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि मास बहुत कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन का आ रहा है 10⁻14 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का 10⁻14 में आ रहा है, और प्रोटॉन का 10⁻12 में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे
ये प्रोटॉन का भी एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया वाई डायरेक्शन में। और फॉर्मूले के फॉर्म में ध्यान रखें तो एक्सेलरेशन ई का मैग्नीट्यूड ये हो गया ई इंटू ई अपॉन एम ई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया ई इंटू ई अपॉन एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब देखो मास अलग है इसलिए एक्सेलरेशन अलग आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई पार्टिकल गिरता है तो उस पर फोर्स लगता है mg, और फोर्स में जब मास का डिवाइड करते हैं तो मास से मास कट गया तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन आता है g। तो ये g तो सबके लिए सेम आता है, चाहे हल्का पार्टिकल है, चाहे हेवी है, चाहे लाइट पार्टिकल है। एक्सेलरेशन 9.8 ही आता है, मतलब वो मास पे और चार्ज पे इस पर डिपेंड नहीं करता जो अर्थ का ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो मास और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली चार्ज को मैग्नीट्यूड देखा जाए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम है, इसलिए चार्ज पे हम कह सकते हैं इस केस में तो चार्ज तो सेम है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब आपको सेकंड इक्वेशन लगानी है वाई डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में आप एनालिसिस कर रहे हो। तो सेकंड इक्वेशन जब आप वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो देखो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग जो है ना फॉर्मूलाज जो है ये सॉल्व कर दिए थे बच्चों, बट कई बार किस्मत ख़राब होती है तो रिकॉर्डिंग ऑफ थी। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज अपने आप बन जाते हैं, शॉर्ट फार्मूला जिनको आप शॉर्टकट बोलते हो ना, शॉर्टकट कुछ नहीं होते, सब सिस्टम से आते हैं। अब देखो इधर सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने लिखी। बट ध्यान देख, तो दो चीज़ों पे ध्यान दे। पहली चीज़, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उन पे वेक्टर लगाएं। दूसरी चीज़, अगर आप वाई डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं तो वाई के ही डायरेक्शन की सारी क्वांटिटीज़ लें। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एक्स तो कुछ है ही नहीं, तो जब होगा तब बेटा काम आएगा ना, अभी नहीं है तो क्या हुआ, अभी जब एक्स वाई दोनों होंगे तो काम आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर वाई में स्टडी कर रहे हैं तो सारी क्वांटिटी इक्वेशन में वाई की लेनी है, और एक्स में स्टडी कर रहे हैं तो सारी क्वांटिटी आपको एक्स की ही लेनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस कितना है, तो एस को आप, मैंने बोला था कि एच भी लिख सकते हैं या वाई भी लिख सकते हैं, तो वाई लिखो या इसको एच लिख सकते हो। तो एच है ये माइनस जे केप में, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट रिलीज किया है, और एक्सेलरेशन तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दिया इलेक्ट्रॉन वाले केस में, या आप बाद में भी वैल्यू डाल सकते हैं। अभी एक बार के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से ये चीज़ हटा, चलो चलने दो, इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख देते हैं। ये क्या आ गया बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो एस है, एस इक्वल्स टू एस आपका किधर है, माइनस जे में, और एक्सेलरेशन भी आपका किधर है, माइनस जे में। तो हमारे पास में डायरेक्शंस अगर सेम है, वेक्टर्स इक्वल है और डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। तो मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर दिया सिंपली, मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर दिया, डायरेक्शन हटा देते हैं। सो वी हैव इक्वेटेड द मैग्नीट्यूड्स। तो यहाँ से हमारे पास में टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 2sy अपॉन ए वाई, तो टी आ गया √2sy अपॉन ए वाई। तो एक फार्मूला जैसे ये बन गया। अब बच्चे सोचते हैं शॉर्टकट, तो ये फार्मूला रट लोगे, ये कितने रटोगे ऐसे, तो आपको सॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात, अगर इधर से देखें आप, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जब ये चीज़ आ गई तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे ये टाइम कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये टाइम मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैं लिखूँगा √2 एंड एस को आप y लिख सकते हैं या h लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो एस जो y जो है इसको आप चाहें तो y लिखें या इसको h लिखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको y लिखा है तो मैं y लिख देता हूँ। तो s को लिख दिया y अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स है E इंटू ई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एम ई ऊपर चला जाएगा। अगर मेरे को प्रोटॉन के लिए लिखना है यहीं पे, अब ये फार्मूलाज बन जाते हैं। यहाँ प्रोटॉन के लिए लिखना है तो बेसिकली फार्मूला, अगर बेसिकली जनरल फार्मूले की अगर बात करें ना, तो जनरल फार्मूले में क्या होगा,
ये होगा T इक्वल टू अंडर रूट 2 SY को Y लिख देंगे और एक्सेलरेशन होगा चार्ज फोर्स QE अपॉन मास M। तो यहाँ पे बस मास और चार्ज डालना है, तो मास M तो हो गया ME, तो यहाँ पे प्रोटॉन के वाले केस में हो जाएगा MP। और चार्ज का मैग्नीट्यूड लकीली दोनों का सेम होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है, मास अलग होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है चार्ज। तो यहाँ पे ये टाइम फॉर प्रोटॉन हमने लिख दिया। अब यहाँ से अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे ये जो टाइम है, अगर हाइट सेम है, सेम हाइट से फॉल हो रहे हैं और फील्ड सेम है और 2 सेम है, तो यहाँ पे बेसिकली जो टाइम है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M/Q है। अब यहाँ पे क्या है कि M/Q के प्रोपोर्शनल हो गया ये आप यहाँ से देखें तो ऐसे बोल सकते हैं टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वैल्यूज़ पुट किए। अच्छा, अगर यहाँ पे क्या है, चार्ज दोनों का सेम था, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा था, तो टाइम का रेशियो जो है अगर आप निकालेंगे तो चार्ज तो सेम है, तो टाइम का रेशियो मास के रेशियो के अंडर रूट में आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक्सेलरेशन के इन्वर्स रेशियो में। तो अगर आपको पूछता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन का टाइम बहुत ज़्यादा आएगा इलेक्ट्रॉन के फॉलिंग टाइम से, मतलब प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं इनके, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, एक्सेलरेशंस निकाले थे वो एक्सेलरेशंस यहाँ डाले हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट था 1.5 सेंटीमीटर उसका वैल्यू डाला है और सॉल्व किया है, तो ये टाइम्स हमारे पास इनके आ गए हैं। अब बच्चों इसमें अगर ग्रेविटी फील्ड में क्या होता है, ग्रेविटी फील्ड में टाइम सेम क्यों होता है, क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो भैया फोर्स प्रोटॉन के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी। ग्रेविटी फील्ड अब वैक्यूम में गिर रहे हैं, डिवाइडेड बाई मास करोगे फोर्स से, तो ये मास तो कट जाएगा, तो जी आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर तो एक्सेलरेशन सेम है, तो वहाँ पे टाइम आएगा √2h/g, सेम ही आता है, मतलब रेशियो 1:1 ही आएगा। लेकिन इधर अगर आप देखें तो प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ये स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन था जो अच्छे से हमने डिटेल एनालिसिस भी कर लिया और सॉल्व भी कर लिया। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि पार्टिकल चाहे एक्स में चल रहा होता है तो हम एक्स में स्टडी करते हैं, वाई डायरेक्शन में चलना होता है तो वाई में करते हैं, मतलब नाम रख देते हैं एक्स वाई उसके हिसाब से। लेकिन पार्टिकल अगर बीच में चल रहा है मतलब, तो हम क्या करते हैं कि एक्स वाई 2 डायरेक्शन में कंपोनेंट करके स्टडी करते हैं। अब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है एस एक्स, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है 0,0 और थोड़ी देर बाद वो कैसे भी मूव करता है, लेट से वो ऐसे मूव करता है और ऐसे मूव करके, अब वो ऐसे मूव करने का मतलब वो एक्स वाई दोनों में मूव कर रहा है, तो एक्चुअल में वो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे पहुँच जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। अब उसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल ये होगा, और उसमें ये भी एक डिस्प्लेसमेंट होगा जो x में होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा उसका y में। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा sx, ये इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा sy, और इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट s आएगा। तो s वेक्टर जो होता है वो sx प्लस xy का वेक्टर सम होता है। अब x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली क्या होता है, चेंज इन x कोऑर्डिनेट डेल्टा x आई कैप। अब अगर देखें तो डेल्टा x होता है x2 माइनस x1 आई कैप। अब इस वाले केस में अगर आप देखें तो x2 जो है वो तो है x और x1 है 0, तो ये x आई कैप हो गया। ये l आई कैप क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे ही y में निकालना है तो y में डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा y जे कैप, तो y2 माइनस y1, y2 है y, y1 है 0, तो ये y2 माइनस y1, तो y2 है y और y1 है 0, तो ये हो गया y जे कैप। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट तो आपको ये समझना अच्छे से, जब भी मोशन के एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपके मैकेनिक्स में भी यूजफुल होगा, जब भी आप मोशन एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको अच्छे से। दूसरी चीज़ आप समझें कि हम ये 3 इक्वेशन लगाते हैं, आपको 5 क्वांटिटी मिलती है, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। तीनों इक्वेशन में 5 के अलावा 6 क्वांटिटी नहीं होती। आपको ये पाँचों क्वांटिटीज़ में जो जो पता है वो आपको लिख लेनी होती है, एटलीस्ट 3 आपको दी होती है, तभी आप 4th निकाल सकते हैं, बिकॉज इक्वेशन बच्चों कितनी है, 3 इक्वेशन है, क्वांटिटी 5 है, तो इक्वेशंस तो कम है क्वांटिटीज से, तो 3 कम से कम देगा, क्योंकि एक इक्वेशन में बच्चों 4 होती है, तो वो 3 देगा जब ये 4th निकलेगी। पहली चीज़ तो जब ये इक्वेशन हम लगाते हैं, पार्टिकल भले ही मूव
यहाँ पे कर रहा है, एक्स वाई दोनों में कर रहा है, बट ये पढ़ने का तरीका होता है कि हम उसको एक्स वाई में अलग अलग स्टडी करते हैं और टोटल अगर मेरे को हमने वो पूछता है तो हम उनका फिर वेक्टर सम कर देते हैं। जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये फिर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, एक्स का प्लस वाई का डिस्प्लेसमेंट। टोटल वेलोसिटी तो एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, वेक्टर एडिशन कर देंगे तो सिंपली वेक्टर एडिशन हो जाता है, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट टोटल आ जाता है। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों की, जैसे ये इक्वेशन जब आप लगाते हैं थोड़ा केयरफुल रहें। एक तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को वेक्टर के साथ लें, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जो वेक्टर उनके ऊपर वेक्टर लगाना आपको। ये एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ वेक्टर लगाना है। अब थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। वास्तव में ये जो इक्वेशन है तो इसमें ये यू स्क्वायर क्या है, ये बेसिकली यू डॉट यू है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसके बाद यू डॉट यू क्या होगा, यू का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल तो जीरो ही होगा, कॉस जीरो। तो यू डॉट यू यू स्क्वायर है, मतलब ये स्केलर बन जाता है। तो पहली चीज़ तो ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो तीसरा टर्म भी स्केलर होना चाहिए। इसमें ये वेक्टर है तो सारे टर्म वेक्टर होने चाहिए, वेक्टर्स में वेक्टर ही ऐड होते हैं। अब बच्चों दूसरी चीज़ क्या है कि आपने वेक्टर लगा दिए। अगर आप इसको इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को आप एक्स में लगा रहे हैं ना, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन को, तो अगर आप एक्स में एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी आपको एक्स में लेनी है, बिकॉज एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होती है। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर इसको एक्स में लगाए तो सब एक्स की लेनी है, वाई में लगाए तो सब वाई की लेनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो यहाँ पे तो ए और एस तो वेक्टर हो गए। तो वेक्टर नहीं बच्चों, यहाँ पे बीच में होता है डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आप वेलोसिटी वाई में ले रहे हैं इनिशियल फाइनल, तो एक्सेलरेशन भी वाई में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी वाई में। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है, तो आप मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द फिगर शोज द ट्रैक ऑफ थ्री पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस एंड द पार्टिकल विच हैव द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो जरा इसको देखो बच्चों कि इसमें क्या होगा कि इसके अंदर अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया है, ये तीनों पार्टिकल जो है ना, अगर आप देखो तो मान लो ये यहाँ से चल रहे हैं, ये हो गया 0 0 ओरिजिन। अब ये पार्टिकल यहाँ से बाहर निकला। अगर आप देखो तो अगर इसके लिए आप इसको 0 0 ओरिजिन लोगे तो इसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट ये आएगा और वाई में ये आएगा। इस पार्टिकल को आप देखोगे तो एक्स में ये आएगा और वाई में तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। एक्स में इसका यहाँ से देखोगे तो एक्स में ये आएगा, वाई में ये आएगा। तो इन्होंने ये तीन लाइनें अलग अलग बना के मिस्टेक करी है। तो डायग्राम में मिस्टेक है, इसको हमने करेक्ट किया है। कैसे करेक्ट किया है तो ज़रा देखें। ये तीनों पार्टिकल एक ही ओरिजिन पॉइंट से एंट्री मारते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। चार्ज पार्टिकल ओरिजिन जहाँ से फील्ड में जब उसने एंटर करना शुरू किया तो मैंने दो डायरेक्शन बना ली, एक्स एंड वाई। ये वाई है और ये इधर बच्चों एक्स है। तो ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ से फील्ड में एंट्री हो रही है। अच्छा, फील्ड किधर है, तो फील्ड देखो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है, तो ये ई है और किधर है, ये माइनस जे में नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई के अंदर। अच्छा, जो पार्टिकल एंटर कर रहा है उसका मास एम है और उसके ऊपर चार्ज क्यू है, और जब वो एंट्री कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी एंट्री करते टाइम सिर्फ एक्स में है, वाई में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है एंट्री करते टाइम। तो क्वेश्चंस में कई बार दिया होता है कि इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स है और हम इनिशियल वेलोसिटी को यू भी लिखते हैं, तो यू आई कैप भी कई बार दे देता है या यू एक्स आई कैप, लेकिन जो भी है आई कैप में है बच्चों इनिशियली। ठीक है, अब ये पार्टिकल जब एग्जिट मारते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो ये पार्टिकल जो फील्ड में मूव कर रहा है तो ये पैराबोलिक पाथ में मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में इसमें एडिशनल आपको समझाऊंगा और उससे भी आपको पैराबोलिक का इक्वेशन आ जाएगा। अब जब ये एंट्री मारते हैं ना बच्चों, तो ये एंट्री मारे 0 0 पॉइंट पे, और एंट्री मारते टाइम इनिशियली इनके पास एक्स में ही वेलोसिटी है, वाई में बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे ही है, इनके पास वेलोसिटी वाई में नहीं है। लेकिन एग्जिट करते हैं ना जब ये यहाँ पे, तो जैसे फर्स्ट पार्टिकल ने यहाँ एग्जिट किया, इस वाले पॉइंट पे एग्जिट किया फर्स्ट पार्टिकल ने, तो ज़रा देखें जब ये एग्जिट कर रहा है तो इसके पास एक ऐसी इस तरफ है, इसके पास वेलोसिटी है। तो जब ये एग्जिट कर रहा है ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि इसके पास एक्स में भी वेलोसिटी है, मतलब वी एक्स भी है इसके पास, और इसके पास वाई कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का, वाई में भी इसके पास वेलोसिटी है, और दोनों का जो वेक्टर सम है वही ये इसकी नेट वेलोसिटी है। मतलब एग्जिट करते टाइम इसके पास दोनों डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है। तो सभी पार्टिकल्स के पास एग्जिट करते टाइम एक्स में भी है, वाई में भी है, लेकिन एंट्री करते टाइम सिर्फ एक्स में थी बच्चों। दूसरी चीज़, जब ये एग्जिट कर रहे हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
तो देखो सारे पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल एग्जिट करेगा तो जैसे ये पार्टिकल एक्स में कितना चला, इतना चला, वाई में इतना चला। अच्छा सेकेंड पार्टिकल एक्स में इतना चला, वाई में इतना चला। थर्ड एक्स में इतना ही चला, वाई में इतना चला। तो सब एक्स में सेम चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? प्लेट की लेंथ के बराबर चल रहे हैं। तो जब इस पॉइंट के एग्जिट पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एल आएगा और वाई कोऑर्डिनेट को मैंने फर्स्ट पार्टिकल के नाम से y1 लिख दिया। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल जब एग्जिट कर रहा होगा तो x में l चल रहा होगा, y में y2। ऐसे ही थर्ड पार्टिकल एग्जिट कर रहा होगा तो x में l ही चल रहा होगा प्लेट की लेंथ के बराबर, y में ये चल रहा है इतना, y3। तो यहाँ वेरिएबल कौन है? y यहाँ पे वेरिएबल है, x यहाँ पे सेम आ रहा है बच्चों। अब पार्टिकल की चार्ज की नेचर इन्होंने पूछी थी सबसे पहले। तो बच्चों फील्ड के अपोजिट जो पार्टिकल मूव करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं वो पॉजिटिवली। तो ये फील्ड किधर है? फील्ड भैया नीचे की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ है तो ऊपर जाने वाले नेगेटिवली चार्ज होंगे और नीचे आने वाले पॉजिटिवली चार्ज। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, अगर आप देखें तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो नेगेटिव वाले अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट होंगे। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। और आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है और पॉजिटिव पे फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने नेचर तो निकाली कि ये दोनों नेगेटिव है और थर्ड वाला पॉजिटिवली चार्ज है। अब उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट सेम है सबका, एल है प्लेट की लेंथ के बराबर, लेकिन वाई में सबका अलग अलग है, y1 y2 y3। तो अब आपने क्या करना है, एनालिसिस जब करनी है तो एक्स वाई में अलग अलग करनी है। अगर मैं टोटल पूछेगा, टोटल वेलोसिटी पूछता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो वो हम लास्ट में देख लेंगे, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इसमें। और यही मोशन का जो होता है मेनली यूज़ होता है ज़्यादातर जगह पे पढ़ने का तरीका। तो अब बच्चों इसमें देखें तो अगर आप देखें इसके अंदर तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया 3 इक्वेशन में 5 क्वांटिटी होती है। तो मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मतलब आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आप डील करने में कभी दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन के साथ। तो पांचों क्वांटिटीज लिख दीजिए, U, V, A, S और T, सब पे वेक्टर लगा दीजिए। पांचों क्वांटिटी आपने लिख दी। और दूसरा काम, वेक्टर क्वांटिटीज़ पे वेक्टर लगा दें। फिर x में लिख दें, एक्स एक तरफ एक्स डायरेक्शन एक तरफ वाई डायरेक्शन, तो सारे पे x लगा दें जो वेक्टर्स हैं। स्केलर है तो छोड़ दें, उस पर वेक्टर भी नहीं लगाएं, डायरेक्शन भी नहीं लगाएं। इधर सेम वैसे ही y में लिख दें, सब पे वेक्टर और y डायरेक्शन लगा दें। अब आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन नोन है ना इन पांचों में से वो लिखने का ट्राई करें। जैसे इनिशियली एंटर कर रहा है, एंटर करते टाइम y में कोई वेलोसिटी नहीं है तो 0, और एंटर करते टाइम x में वेलोसिटी है, कितनी है? तो क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, ये देखो Vx बोला इन्होंने, Vx से एंटर कर रहा है। तो Vx से एंटर कर रहा है तो ये जो वेलोसिटी इन्होंने दी है तो Vx और किधर है ये I में, और कई बार UI कैप भी देता है तो U भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों सेम क्वेश्चन है, इसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे Vx भी ले लिया है या UI कैप। लेकिन y में तो इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी ना, एंट्री तो ऐसे हो रही है, तो y में इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। अब फाइनल वेलोसिटी तो x में भी होगी y में भी, क्या होगी वो मुझे नहीं पता। तो अभी एक बार के लिए पहले एक्सेलरेशन में चलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल क्या होगी वो तो एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स होता है QE, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो देखो इधर Q इंटू E, ये तो हो गया चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, E किधर है -J में, तो Q इंटू E। अगर मैं y में एक्सेलरेशन की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ y में जो नेट फोर्स लगेगा उसमें हम मास का डिवाइड कर देंगे। अब y में नेट फोर्स कितना लगेगा, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन से डिवाइड बाई मास। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E है -J केप में, E वैल्यू का फील्ड है -J केप में, यूनिफॉर्म फील्ड है, कांस्टेंट फील्ड है, अपॉन मास। सब चीज़ कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये 3 इक्वेशन लगा सकते हैं। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भैया y में तो अलग अलग है सबका, एक का y1, एक का y2, एक का y3, तो y लिख दिया हमने, और j -j है तो अभी क्लियरिटी तो है नहीं, तो y वेक्टर ही लिख देते हैं इसको, क्योंकि 1 और 2 तो ऊपर जा रहे हैं और थर्ड नीचे आ रहा है, तो +j -j दोनों है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, टाइम भी हमें नहीं पता,
अच्छा एक्स में फाइनल वेलोसिटी, एक्स में एक्सेलरेशन लिखते हैं पहले। तो एक्स में एक्सेलरेशन होगा, एक्स में नेट फोर्स लेंगे डिवाइडेड बाई मास, और एक्स में फोर्स का हो गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स। एक्स वाला एक्स की जानता है, वाई वाला वाई की जानता है, सारा एक्स में। अब एक्स में तो कोई फील्ड ही नहीं है इधर, फील्ड तो पूरा वाई में है बच्चों। तो एक्स में फील्ड जीरो है, तो चार्ज इंटू जीरो अपॉन एम, तो एक्स में एक्सेलरेशन नहीं होगा यहाँ पे, एक्स में जीरो एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्स में एक्सेलरेशन ही नहीं है मतलब एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो एक्स में वेलोसिटी वही रहेगी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम ही रहेगी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक्स में पता है तीनों का एल है, प्लेट की लेंथ के इक्वल, और वाई कैप में है। अब देखो बच्चों आप खुद ही देखो, आपके पास में यहाँ पे चार वेरिएबल्स, चार क्वांटिटीज आपके पास है एक्स में, और टाइम ही निकालना है। और वाई में अगर आप देखो तो आपके पास में तीन है, या आप दो मान लो, दो है, थर्ड पे चले जाएंगे। तो पहले एक्स में काम करके टाइम निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इन एक्स डायरेक्शन, तो फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस एटी, और ये इक्वेशन आपको एक्स में लगानी है। अब हम फंस गए, v और u तो सेम है, तो यहाँ से टाइम नहीं निकलेगा, तो भैया ये इक्वेशन नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ से तो 80 जीरो आ जाएगा। तो भैया सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, और एक्स में लगा रहे हो तो सब चीज़ एक्स की लेनी है बच्चों। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, एस एक्स में डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो कितना है एल आई कैप, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स आई कैप दे रखा है, वी एक्स या यू ले लेते तो यू ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, प्लस हाफ इंटू एक्स में एक्सेलरेशन कितना है जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये टी है, तो यहाँ से एल आई कैप इक्वल टू वी एक्स इंटू टी आई कैप आ गया बच्चों। ना देखो ये वेक्टर है ना, ये आपस में इक्वल है, दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका डायरेक्शन भी सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो डायरेक्शन आई कैप सेम है, ऐसे काट मत देना बच्चों। तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं, तो इक्वेट मैग्नीट्यूड, इक्वेटिंग मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से L इक्वल टू आ गया वी एक्स टी, तो यहाँ से T का वैल्यू कितना आ गया L डिवाइड बाई वी एक्स। और मैंने बोला है कि जैसे अगर कई बार U देता है तो यू एक्स या U जो भी देता है L अपॉन यू एक्स, कुछ भी देता है उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा इसको टाइम को लिख लेंगे। अब अपने ये आ गया, अब यही जो सेकंड इक्वेशन अपन y में लगा देते हैं। अब x की जगह हमें ये काम y में करना है। अब y में डिस्प्लेसमेंट कितना है तो सबका अलग अलग है, तो y वेक्टर लिख दिया मैंने, यू वाई टी, वाई में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है तो जीरो इंटू टी। देखो हमने सारी चीज़ लिख रखी है, यहाँ से पुट करें वैल्यूज एक एक करके, प्लस हाफ वाई में एक्सेलरेशन दैट इज क्यू ई बाई एम माइनस जे कैप इंटू टी स्क्वायर, और टी यहाँ से आ गया एल अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से हम आपके पास में y में जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो आ गया हाफ q इंटू ई इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर माइनस जे के। अब ये प्लस माइनस इस बात पर डिपेंड करेगा, ये चार्ज का अगर नेचर पॉजिटिव होगा तो ये माइनस जे के पी रह जाएगा, नेगेटिव होगा तो ये रह जाएगा। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वाई, उसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें सिर्फ, तो वो आ रहा है Q बाई एम इंटू ई एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वी एक्स स्क्वायर। अब ये सारे पार्टिकल के लिए सेम है, सारे पार्टिकल के लिए ये टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, प्लेट की लेंथ सेम है, सबके सब एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल सेम वेलोसिटी से एंट्री मार रहे हैं। तो ये सारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को इक्वल में मिला दें तो y प्रोपोर्शनल टू q बाई एम आ गया।
मतलब जिस पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसी का चार्ज अपॉन मास रेशियो भी ज़्यादा होगा। अब अगर आप देखें तो यह थर्ड पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है, थर्ड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा वाई में, डायग्राम से देखें थर्ड पार्टिकल का वाई डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद फर्स्ट का है, फिर सेकंड का है। तो क्यू बाई एम का जो अगर आप ऑर्डर लिखते हैं तो क्यू बाई एम जो है चार्ज टू मास रेशियो ये थर्ड का हाईएस्ट है, फिर क्यू बाई एम जो रेशियो है वो फिर फर्स्ट का है, और सबसे कम वाई डिस्प्लेसमेंट सेकंड का है तो उसका क्यू बाई एम भी सबसे कम है। तो ये तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो एंड साइन। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन था कि सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब वाई डिफ्लेक्शन बताना है, दैट इज क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये भी हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने साथ में ही सॉल्व कर लिया, मतलब ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक साथ हो गए, ठीक है। तो ये जो वाला क्वेश्चन जो है ये भी हमारा साथ में सॉल्व हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कह रहा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ जिस पर वो चलता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, इसमें ये रिलेशन होता है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको सेकंड इक्वेशन एक्स वाई दोनों में लगानी होती है और एक से टाइम निकाल के दूसरे में पुट करके टाइम को एलिमिनेट करना होता है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ 0 0 से एंट्री कर रहा है और इस पॉइंट पे ये पहुंच जाता है, लेट से बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट ये होगा दैट इज एक्स आई कैप, और वाई में ये होगा दैट इज वाई जे कैप। तो मैं अगर सेकंड इक्वेशन एक्स और वाई में लगाता हूँ, यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम अप्लाई करेंगे एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर, और फिर क्या करेंगे, टाइम का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल करके दूसरे में डाल देंगे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इक्वेशन आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना है, एक्स आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में ले लेते हैं यू आई कैप, टाइम टी प्लस एक्सेलरेशन तो 0 था इसमें, तो यहाँ से आ गया एक्स आई कैप इक्वल टू यू टी आई कैप। तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू यू टी, तो यहाँ से टी निकाल लेंगे तो आ गया एक्स अपॉन यू। ओके, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो दैट इज वाई जे कैप इक्वल टू यू वाई टी। वाई में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी तो 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में दैट इज ई इंटू ई अपॉन मास माइनस जी कैप, ये मतलब क्यू ई इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से वाई जे कैप को तो छोड़ो आप डायरेक्शन को, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वेशन है तो मैग्नीट्यूड्स कंपेयर कर रहे हैं ओनली, तो मैग्नीट्यूड्स देखते हैं ओनली। तो y इक्वल टू आ गया आपके पास क्यू ई बाई 2m इंटू टी स्क्वायर, और अब t का वैल्यू यहाँ से डाल देना इसमें, तो y इक्वल टू आ गया क्यू ई बाई 2m इंटू टी क्या है x बाई यू, तो x बाई यू बट स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो ये हो गया y इक्वल टू क्यू ई बाई ट्वाइस एम यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया, या आप बोल सकते हैं y इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसमें इक्वेशंस बनाएंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे y और x में, तो यू विल गेट अ पैराबोला। तो आपको यही ग्राफ मिलने वाला है,
इसलिए पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी, मतलब ये जब आता है तो पैराबोलिक पाथ होता है, तो पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं आगे, जरा इस क्वेश्चन को देखें। ये एक पेंडुलम है, ये बॉब है इसका मास है ml लेट से और चार्ज q है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वर्टिकली डाउन साइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउन साइड में। ओके, ये यहाँ से सस्पेंडेड है थिन लाइट स्ट्रिंग के थ्रू, मान लो ये एल लेंथ का स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग इसको। अब क्या हो रहा है कि इसको पुश कर दिया हमने, या इसको यहाँ से हमने खींचा फाई एंगल तक और छोड़ दिया। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब हम इसको ऐसे करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसका जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा। देखो इन्होंने क्या बोला है, सिंपल पेंडुलम है, मास इज m, सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l, स्फीयर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज q, द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ e डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो जब इसको हम यहाँ से यहाँ ले जा करके यहाँ से छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा ऐसे। तो वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड, वो हमें निकालना है। नेगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब ये है कि मास, यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक तो इस पर लगेगा mg और दूसरा जो फोर्स इस पर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा QE। बट QE बच्चों बहुत बड़ा है mg से। सो नेट फोर्स तो वैसे जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं इस पर नेट फोर्स देखूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो QE प्लस mg है। बट ये जो mg है ये बहुत छोटा है ग्रेविटी फोर्स, तो यू कैन नेगलेक्ट इट। और जैसे आप इसको नेगलेक्ट करेंगे यू विल गेट द नेट फोर्स ओनली QE, ये QE होगा ओनली। तो इस पर सिर्फ QE ही नेट फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये नेट फोर्स QE देखो यहाँ पे बना दिया है, दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। फिर हमने क्या किया, ये रेडियल डायरेक्शन है, देयर आर टू डायरेक्शंस, वन इज रेडियल एंड अनदर इज टेंजेंशियल। सो ये वाली टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये वाली बच्चों रेडियल डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर दिए, तो ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। और स्ट्रिंग स्ट्रे इसमें टेंशन T जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर डाला तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और दूसरा फोर्स का कंपोनेंट जो है वो इस साइड आ जाएगा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, QE cos फाई, और इधर आएगा QE sin फाई। अब इस पॉइंट के अबाउट हम देखें तो टॉर्क कैलकुलेट करें, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें। तो देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है अबाउट द सस्पेंशन पॉइंट, तो आर परपेंडिकुलर। अब देखो ये जो QE cos फाई है इसकी लाइन तो इसी से पास हो रही है और टेंशन वाले फोर्स की भी। तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन एंड टॉर्क ड्यू टू QE cos फाई, ये दोनों टॉर्क जीरो होंगे। अब क्यों होंगे जीरो, क्योंकि इन दोनों के केस में आर परपेंडिकुलर जीरो है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट से ही पास हो रहा है। बट इस वाले केस में अगर आप देखें तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये तो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सिर्फ टॉर्क टी का टॉर्क नहीं आएगा, QE cos फाई का नहीं आएगा। तो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले फोर्स के लिए जो है ना QE sin फाई, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये स्ट्रिंग की लेंथ ही हो जाएगी, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो टॉर्क कौन जनरेट करेगा, सिर्फ QE sin फाई और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
तो इस पे जो नेट टॉर्क आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आएगा, इस पे जो कौन सा फोर्स लग रहा है, ये क्यू ई साइन फाई। क्यू ई साइन फाई इस पे फोर्स हो गया, और आर परपेंडिकुलर लेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ एल। तो ये हमारे पास हो गया एक तरीके से क्यू ई एल साइन फाई। ये इसके ऊपर टॉर्क जनरेट होगा, और कौन से सेंस में जनरेट होगा, तो ये जो टॉर्क जनरेट होगा इस पे क्लॉकवाइज सेंस के अंदर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मतलब डाउन इनसाइड होगा। अच्छा देखो, अगर कोई भी एम मास कोई भी पार्टिकल होता है वो अगर रोटेट हो रहा होता है, तो जैसे हम बोलते हैं कि जो नेट टॉर्क नेट फोर्स होता है वो एम ए होता है, तो ऐसे ही नेट टॉर्क जो होता है वो होता है उसका मास की जगह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो नेट टॉर्क जो है वो आई अल्फा हो जाएगा, और ये जो है क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, तो अगर मैं इसमें डायरेक्शन को भी इंसर्ट कर दूँ, ये नेट टॉर्क है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू ई एल साइन फाई। एक्चुअल में ये है कि ये जो टॉर्क है ये क्लॉकवाइज है, और अगर मान लो पार्टिकल जिस टाइम उधर जा रहा होगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क है ये। तो पार्टिकल का अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, वेलोसिटी इधर होगी, उस टाइम पे टॉर्क इधर लग रहा होगा, तो एक दूसरे के अपोजिट है ये। तो जो आई अल्फ़ा जो है बेसिकली वो अगेंस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन बच्चों यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम यहाँ से अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालें, तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास हो गया, अच्छा पहले आई का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये एम मास का पार्टिकल है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस एल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर। अल्फ़ा इक्वल टू माइनस क्यू ई एल साइन फाई। तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा का वैल्यू। तो अल्फ़ा हो गया माइनस क्यू ई अपॉन एम एल साइन फाई। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन वो प्रोपोर्शन आ रहा है माइनस ऑफ साइन फाई के। जब ऐसा रिलेशन आता है तो ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, बट एसएचएम नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, ऐसे ही अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आना चाहिए या माइनस फाई आना चाहिए। तो ये फिर एसएचएम कब होगा, सो इफ फाई इज वेरी स्मॉल, मतलब आपको इसको हल्का सा ही करना है इधर डिस्प्लेस। तो इफ फाई इज वेरी स्मॉल, अगर फाई वेरी स्मॉल होगा देन साइन फाई विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू फाई, साइन फाई ऑलमोस्ट फाई के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में अल्फा के लिए एक और चीज़ लिख देते हैं कि जो अल्फा होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। सिंपल लीनियर की तरह एंगुलर क्वांटिटीज़ आ गई है यहाँ पे। जैसे ए होता है डी वी बाई डी टी, और फिर ए होता है डी वी होता है डी एक्स बाई डी टी, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आता है, तो उसकी जगह सिंपली ये आ गया है। तो अल्फा को हमने लिखा डी स्क्वायर, थीटा की जगह यहाँ फाई दिया इन्होंने डिस्प्लेसमेंट, तो डी स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है माइनस क्यू ई अपॉन एम एल, एंड साइन फाई को हम फाई लिख देंगे। नाउ ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम एल इंटू फाई इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम,
एंगुलर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अगर इससे कंपेयर करते हैं इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, कंपेयर करते हैं, देन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम एल। एंड यहाँ से ओमेगा हमारे पास कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ई डिवाइड बाई एम एल। अब टाइम पीरियड टी क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाएगा रूट एम एल बाई क्यू ई। तो हमने इस तरह से बच्चों इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, रूट एम एल बाई 2 पाई अंडर रूट एम एल बाई क्यू ई। तो ये हमने कर लिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बच्चों। और अब हमारा नेक्स्ट डाइपोल का टॉपिक शुरू होगा, डाइपोल के क्वेश्चन शुरू होंगे, सारे डाइपोल के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बच्चों अगर आपको क्वेश्चंस में समझ आ रहा है और क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, प्रिपरेशन बूस्टअप हो रही है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। और मेहनत करो बच्चों एग्ज़ाम के लिए जम के। बाकी यहाँ पे जल्दी जल्दी और भी सॉल्यूशंस डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच अगेन बच्चों।